विडिस, एलिविडिस। एलिविडिस, हाँ। ये एक जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी का मतलब है बीमारी पैदा करने वाले जीन की गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश। एलिवेटर्स क्या करती है? ये शरीर में माइक्रो डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन बनाने में मदद करती है। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का एक छोटा लेकिन काम करने वाला वर्जन है, जिसकी डीएमडी में कमी होती है। अच्छा, तो ये सीधे जेनेटिक कारण पर असर डालती है। हाँ, कोशिश वही है। इसके अलावा वामरोलोन वामरोलोन नाम की एक दवा को भी 2023 में एफडीए ने मंजूरी दी थी। हाँ, वो भी सुना था। ये एक तरह का कॉर्टिकोस्टीरॉइड है जो सूजन कम करता है और मांसपेशियों को लंबे समय तक काम करने लायक बनाए रखने में मदद करता है। दावा है कि इसके साइड इफेक्ट्स पारंपरिक स्टीरॉइड से कुछ कम हैं। तो डीएमडी के लिए अलग-अलग अप्रोच हैं। एक जीन लेवल पर एलिविडिस और दूसरी लक्षणों को मैनेज करने के लिए वैमोरोलोन। दिलचस्प है। और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीएमडी के बारे में क्या चल रहा है? ये डीएमडी से थोड़ी अलग होती है ना? हाँ, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या बीएमडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता तो है, पर या तो कम मात्रा में बनता है या फिर ठीक से काम नहीं करता। इसके लिए भी उम्मीदें हैं। सबसे रोमांचक कामों में से एक है क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल। क्रिस्पर। हाँ, ये तो बहुत चर्चा में है। हाँ। इसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। क्रिस्पर को आप एक तरह की मॉलिक्यूलर कैंची समझ सकते हैं। आणविक कैंची। जी, ये तकनीक वैज्ञानिकों को डीएनए में बहुत सटीक जगहों पर बदलाव करने की ताकत देती है, जैसे कोई खराब हिस्सा काटना या ठीक करना। बीएमडी के मामले में रिसर्चर्स क्रिस्पर का इस्तेमाल करके डिस्ट्रोफिन जीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शरीर सही मात्रा में और सही तरह का प्रोटीन बना सके। अभी ये शुरुआती दौर में है, पर इसमें संभावना बहुत है। आणविक कैंची सुनने में ही भविष्य की तकनीक लगती है। तो जैसा आप कह रहे थे, केवाईजीवी की सफलता दिखाती है कि हम जटिल बायोलॉजिकल सिस्टम में दखल दे सकते हैं, और क्रिस्पर जैसी तकनीकें हमें सीधे जेनेटिक कोड को ही ठीक करने का मौका दे रहे हैं। ये वाकई एक बड़ा कदम है। और बेथलेम मायोपैथी के बारे में भी कुछ था? जी हाँ, बेथलेम मायोपैथी, जो कोलाजन वी नाम के प्रोटीन से जुड़ी समस्याओं से होती है, उसके लिए भी रिसर्च जारी है। यहाँ भी वैज्ञानिक जेनेटिक लेवल पर काम कर रहे हैं, उन जीन्स को रिपेयर करने के तरीके ढूंढ रहे हैं जो कोलाजन वी बनाते हैं। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी पर भी रिसर्च चल रही है। स्टेम सेल्स वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर की अलग-अलग तरह की सेल्स बनने की क्षमता होती है। हाँ, स्टेम सेल्स। तो विचार ये है कि क्या स्टेम सेल थेरेपी से खराब मांसपेशियों की मरम्मत में मदद मिल सकती है? ये सब सुनकर लगता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी तरह से जुटी रही है। आपने स्रोत में एक आंकड़ा बताया था कि दुनिया भर में 300 से ज्यादा न्यूरोमस्कुलर और दुर्लभ बीमारियों पर काम चल रहा है। ये संख्या तो बहुत बड़ी है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये संख्या वाकई बहुत मायने रखती है। पहली बात ये दिखाती है कि रिसर्च अब सिर्फ कुछ गिनी चुनी बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में वैज्ञानिक सैकड़ों अलग-अलग दुर्लभ बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने में लगे हैं। सही बात है। दूसरी बात, ये एक ग्लोबल एफर्ट के स्केल को दिखाता है। अलग-अलग देशों में लैब्स, यूनिवर्सिटीज, दवा कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर। सहयोग भी हो रहा है। और तीसरी बात, इससे पता चलता है कि ज्ञान और तकनीकें शेयर हो रही हैं। जैसे जीन थेरेपी या क्रिस्पर, ये प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी हैं। एक बीमारी के लिए बनती हैं, पर फिर उन्हें कई दूसरी मिलती-जुलती जेनेटिक बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ अलग-अलग कोशिशें नहीं हैं, बल्कि ज्ञान का एक बढ़ता हुआ इकोसिस्टम है। ज्ञान का एक बढ़ता हुआ इकोसिस्टम, ये एक दमदार विचार है। इन सभी वैज्ञानिक कामयाबियों और चलती हुई रिसर्च के बीच उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो इन मुश्किल और अक्सर जिंदगी को सीमित करने वाली बीमारियों के साथ हर रोज जी रहे हैं? उनके परिवारों के लिए क्या मायने रखता है ये सब? शायद सबसे गहरा और जरूरी संदेश ये है कि उनकी लड़ाई को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, और वैज्ञानिक समुदाय उनकी मुश्किलों का हल निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। और जैसा कि स्रोत सामग्री में एक बहुत ही पावरफुल भावना जाहिर की गई है, उन्हें खुद को विक्टिम या पीड़ित के तौर पर नहीं देखना चाहिए। वो भावना है, हम योद्धा हैं, पीड़ित नहीं। बीमारी बेशक जिंदगी का एक बहुत मुश्किल हिस्सा है, पर वो किसी इंसान की पूरी पहचान नहीं बन जाती। हम योद्धा हैं, पीड़ित नहीं। हाँ, ये सोच अपनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये मानना कि चुनौती बड़ी है, पर खुद को उससे छोटा न होने देना। बिल्कुल। और शायद ये जानना कि वो अकेले नहीं हैं, कि पूरी दुनिया में लोग समाधान खोजने में लगे हैं, ये इस सोच को बनाए रखने में मदद करता होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं है,
हर नई खोज, हर क्लिनिकल ट्रायल जो आगे बढ़ता है, हर दवा जिसे मंजूरी मिलती है जैसे एक आईजीवी, वो हमें एक ऐसे भविष्य के थोड़ा और करीब ले जाती है जहां मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बैथलम मायोपैथी या कोई और दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर बीमारी के साथ जीने वाला हर इंसान ज्यादा उम्मीद, बेहतर इलाज, ज्यादा सम्मान और ताकत के साथ जी सके। हर छोटा कदम भी सबकी मिलीजुली तरक्की का हिस्सा है। और ये तरक्की सिर्फ लैब्स में नहीं हो रही है। जैसा हमने केवाईजीवी के केस में देखा, ये एक सामूहिक कोशिश है। इसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, मरीज, उनके परिवार और एमडीए जैसे एडवोकेसी ग्रुप्स सबकी भूमिका है। निश्चित रूप से जागरूकता फैलाना, रिसर्च के लिए फंड्स जुटाना, पॉलिसीज पर असर डालना, ट्रायल्स में भाग लेना और सबसे जरूरी उम्मीद बनाए रखना और एक दूसरे को हिम्मत देना, ये सब इस लड़ाई का अटूट हिस्सा है। जब ये पूरा इकोसिस्टम एक साथ आता है तभी केवाईजीवी जैसी सफलताएं मुमकिन हो पाती हैं। ये एक साझा सफर है। तो अगर हम आज की इस गहरी बातचीत के मुख्य पॉइंट्स को समेटें, तो हमारे सुनने वालों के लिए सबसे जरूरी बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल में पहला और सबसे फौरी नतीजा तो केवाईजीवी की एफडीए मंजूरी है। ये न सिर्फ TK2 डेफिशिएंसी वाले मरीजों के लिए एक ठोस जिंदगी बदलने वाला फायदा है, बल्कि ये पूरे रेयर डिजीज कम्युनिटी के लिए उम्मीद का एक शक्तिशाली प्रतीक भी बन गया है। ये साबित करता है कि नामुमकिन लगने वाली चीजें भी हासिल की जा सकती हैं। दूसरा, ये साफ है कि वैज्ञानिक तरक्की रुकी नहीं है, बल्कि तेज हो रही है। ड्यूशेन, बेकर, बेत्सलेम मायोपैथी और कई दूसरी बीमारियों के लिए रिसर्च जोरों पर है। हम जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग यानी क्रिस्पर और स्टेम सेल थेरेपी जैसी बिल्कुल नई तकनीकों का इस्तेमाल देख रहे हैं, जो बीमारियों की जड़ पर काम करने का वादा करती हैं। और तीसरा, ये पूरी कहानी लगन, सहयोग और इंसानी जज्बे की ताकत को दिखाती है। ये बताती है कि जब विज्ञान, समुदाय, वकालत और लोगों की अपनी हिम्मत एक साथ मिलते हैं तो सबसे मुश्किल स्वास्थ्य चुनौतियों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ मेडिकल कहानी नहीं है, ये इंसानी इरादे की भी कहानी है। ये सब वाकई बहुत प्रेरणा देने वाला है और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसने मेरे मन में एक सवाल भी पैदा किया है। क्या सवाल? यही कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जब मरीज समुदाय और एडवोकेसी ग्रुप्स पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं और जब क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजीज और बेहतर हो रही हैं, तो क्या हम वाकई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी व्यक्तिगत चिकित्सा के एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं? एक ऐसा दौर जहां हम न सिर्फ दुर्लभ बल्कि बेहद दुर्लभ, यहाँ तक कि हर इंसान की अपनी खास जेनेटिक स्थिति के लिए भी सटीक टारगेटेड इलाज बना सकेंगे। भविष्य में दुर्लभ बीमारियों के इलाज की सीमाएं कहाँ तक जा सकती हैं? ये एक बहुत ही गहरा और सोचने लायक सवाल है। इसका पक्का जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन आज हमने जिन तरक्कियों पर बात की है, केवाईजीवी और जीन एडिटिंग तक, वो यकीनन इस संभावना की तरफ इशारा करती हैं। हम शायद ऐसे मोड़ पर हैं जहां विज्ञान हमें उन बीमारियों के असली कारणों को समझने और ठीक करने की ताकत दे रहा है जो कुछ दशक पहले तक पूरी तरह रहस्य थी। ये सोचना ही रोमांचक है कि अगले 10 साल में क्या मुमकिन हो सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को, वैज्ञानिकों से लेकर पॉलिसी बनाने वालों और आम लोगों तक, सोचना चाहिए।